हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपकी डिमांड पे और आपकी फेल्ट नीड को देखते हुए इंटरनेशनल लॉ को स्टार्ट किया था। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? तो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, इसका मीनिंग, डेफिनेशंस देखी, नेचर देखा इंटरनेशनल लॉ का और बेसिस डिटेल में कवर किए। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का आपस में रिलेशनशिप देखा। डायरेक्टली तो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने टॉप 50 MCQs भी हमने देखे, डिटेल में डिस्कस किए, जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे जो कि है नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर को आसान बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल से। लेट अस सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है विजय। विजय प्रॉपर तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप लेते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप लेते हैं और सिटीजनशिप लेने से उनको नेशनलिटी मिल गई, मींस इंडिया की। लेट अस सपोज, क्योंकि हमने तीनों टर्म्स में सिंपल तरीके से पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। एक पर्सन है विजय, तो विजय को सिटीजनशिप मिल जाती है इंडिया की, नेशनलिटी मिल जाती है इंडिया की। आगे हम दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। अभी आप सिंपल इतना समझें कि विजय को नेशनलिटी मिल जाती है इंडिया की। विजय इंडिया में कोई फ्रॉड करते हैं। लेट अस सपोज इंडिया के किसी बैंक से वो लोन लेते हैं 2000 करोड़ का, और ये क्राइम करके वो यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? वो लेट अस सपोज भाग जाते हैं यूएसए में। क्राइम कहाँ किया? इंडिया में। वो यूएसए में भाग गए। अब यूएसए के पास दो ऑप्शन है। एक फर्स्ट ऑप्शन है कि वो विजय को वहां ही पनाह दे दे, रहने की जगह दे दे। अगर वो वहां उनको रहने की जगह दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि आप यहां रह सकते हैं, तो मींस यूएसए ने विजय को असाइलम दे दिया। यूएसए ने विजय को असाइलम दे दिया। तो क्या इंडिया गवर्नमेंट चाहेगी विजय को असाइलम मिले? नहीं चाहेगी। इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी विजय को, रिक्वेस्ट करेगी यूएसए को कि आप विजय को हमें वापस दे दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ फ्रॉड किया है। तो अगर यूएसए गवर्नमेंट वापस दे देती है तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्राडिशन। तो समझ आ गया आपको? विजय जो एक इंडिया का सिटीजन था, नेशनलिटी थी इंडिया की, वो यहाँ से 2000 करोड़ का फ्रॉड करके यूएसए में भाग जाता है। यूएसए के पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है यूएसए के पास? फर्स्ट ऑप्शन है कि यूएसए विजय को असाइलम दे दे, असाइलम दे दे, वहां जगह दे दे रहने की कि आप यहां रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे, याद रखना, इंडिया की रिक्वेस्ट पे वो विजय को वापस इंडिया भेज दे। अगर ऐसा करता है यूएसए तो वो क्या होगा? वो होगा एक्स्ट्राडिशन। तो नेशनलिटी, असाइलम और एक्स्ट्राडिशन आपको ब्रीफ में पता चल गया कि क्या होगा। आज का लेक्चर इसी पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिटी की, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कंसाइज वे में बात करेंगे। नेशनलिटी इज अ लीगल बॉन्ड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो नेशनलिटी क्या है? ये एक लीगल बॉन्ड है। किसके बीच में? इंडिविजुअल के बीच में और स्टेट के बीच में, इंडिविजुअल और उस कंट्री के बीच में जहां वो रहता है। और इसको रिकॉग्नाइज्ड भी किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में। भाई इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए को पता था कि इंडिया का सिटीजन है कौन? विजय, जो फ्रॉड करके आया है।
तो नेशनलिटी क्या है? ये एक लीगल बॉन्ड है इंडिविजुअल के बीच में और स्टेट के बीच में। और क्या ये रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा? यस, किया जाता है, क्योंकि हम नेशनलिटी पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में। इट डिटरमाइंस पर्सन्स मेंबरशिप। ये क्या डिटरमाइन करता है? नेशनलिटी एक पर्सन की मेंबरशिप उसकी स्टेट के साथ। और जब स्टेट की मेंबरशिप मिल गई, मींस उसको सिटीजनशिप मिल गई, तो उस पर्सन को मिल जाते हैं राइट्स और उस पर्सन के कुछ होते हैं ड्यूटीज। ठीक है, उस पर्सन की होती है कुछ ड्यूटीज, कुछ ओब्लिगेशंस। अगर हम बात करें इंडिया के केस में, तो इंडिया के केस में जो पर्सन इंडिया का सिटीजन बन जाता है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है फंडामेंटल राइट्स और उसकी होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट्स में क्या है? जब राइट मिल जाता है तो वो इंसान वहाँ एजुकेशन ले सकता है, वहाँ वो जॉब कर सकता है, वहाँ वो वोट दे सकता है, वहाँ वो इलेक्शन खुद कंटेस्ट कर सकता है, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो ये उसको बेनिफिट मिलते हैं, किसको? एक पर्सन को जिसको उसकी स्टेट की नेशनलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आ गया समझ कि एक नेशनलिटी क्या है? एक लीगल बॉन्ड है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। पर्सन्स का मेंबरशिप, जब वो उसको मेंबरशिप मिल जाती है तो उसको कुछ राइट्स भी होते हैं उसके और ड्यूटीज भी होते हैं। मींस राइट एंड ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप क्या है? नेशनलिटी। हर स्टेट के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं कि कौन उसके सिटीजन्स हैं और कौन नहीं है। टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो बिल पास करके कानून लाती हैं कि हमारी स्टेट का क्या क्राइटेरिया है सिटीजनशिप देने का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये एक लीगल स्टेटस है। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से ये नहीं पता चलता कि ये पर्सन जो है ये इसका सिटीजन है या नहीं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में रह रहे थे, उनका रेजिडेंस क्या था? इंडिया, बट उनको सिटीजनशिप नहीं मिली हुई थी और उनको वापस भेज दिया था पाकिस्तान में। ये क्रिएट करता है एक म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का रिलेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक स्टेट के जो कानून होते हैं वो प्राइमरीली किससे गवर्न होते हैं? म्यूनिसिपल लॉ से। ये भी हम कवर कर चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। तो ये बेसिक चीज़ें रही। आगे बात करते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग नेशनलिटी। नेशनलिटी को एक्वायर करने के कौन कौन से मोड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। स्पेशली यहाँ से पहले जो 3-4 पॉइंट हैं यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट मोड क्या होता है? बाई बर्थ। बाई बर्थ में दो तरीके से सिटीजनशिप मिलती है, नेशनलिटी मिलती है। जस सोलाई एंड जस सिंग्यूनस। एग्जाम में पूछा जाता है कि जस सोलाई क्या है? जस सोलाई मीन्स राइट ऑफ साइल। जस्ट सोलाई क्या है? नेशनलिटी एक्वायर करने का एक मोड है। जस्ट सोलाई क्या है? राइट ऑफ साइल मीन्स नेशनलिटी बाय प्लेस ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल है यूएसए। कैसे? इंडिया का एक कपल है, इंडिया का लेट अस सपोज एक कपल है जो यूएसए में जॉब कर रहा है, तो उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है वो यूएसए की साइल पे पैदा हुआ, तो उसको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया के दो सिटीजन्स हैं, मेल फीमेल कपल हैं, यूएसए में रहते हैं, जॉब करते हैं, सिटीजनशिप इंडिया की थी उनके पास, इंडिया की है, और वहाँ उनको बच्चा पैदा होता है, उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? जस सोलाई। जस सोलाई मीन्स राइट ऑफ साइल। नेक्स्ट है जस सिंग्यूनस। जस सिंग्यूनस मीन्स राइट ऑफ ब्लड। इंडिया का एक कपल है, यूएसए में ही रहता है, यूएसए में उनका बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ तो उसको सिटीजनशिप इजिली मिल सकती है, मिल जाएगी। तो क्या इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी? हाँ, इंडिया में कैसे मिलेगी? इंडिया में मिलेगी जस्ट सिंग्यूनस से, मीन्स राइट ऑफ ब्लड से। जब पेरेंट्स जहाँ पैदा हुए थे, पेरेंट्स कहाँ के थे? पेरेंट्स उसके इंडिया के थे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। बट दोनों की सिटीजनशिप वो नहीं रख सकता। अगर वो यूएसए की सिटीजनशिप लेगा तो इंडिया की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इंडिया की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट है बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स जब कोई वॉलंटरी किसी स्टेट की सिटीजनशिप लेता है, कैसे? एप्लीकेशन देके या शादी करके
या एडॉप्शन से या रेजिडेंस से। कैसे? एक पर्सन, वो जो बच्चा यूएसए में पैदा हुआ तो वो वहाँ एप्लीकेशन देगा, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। या आप इंडिया में रहते हैं, आप यूएसए की किसी लड़की से शादी करते हैं, यूएसए में चले जाते हैं, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। यूएसए का कोई पर्सन आपको अडॉप्ट कर लेता है, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि कितने ईयर्स के लिए कोई यहाँ रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो नेचुरलाइजेशन में एप्लीकेशन से, मैरिज से, एडॉप्शन से और रेजिडेंस से सिटीजनशिप मिलती है। बाय बर्थ दो तरीके हैं, जस सोलाई, उस मिट्टी के ऊपर अगर वो पैदा होता है, जस सिंगुइनस मीन्स राइट ऑफ ब्लड, उसके पेरेंट कहाँ के थे। नेक्स्ट तरीका है बाय रिजम्पशन। बाय रिजम्पशन मीन्स आप इंडिया में रहते थे तो आप बाहर चले गए, किसी वजह से आपकी सिटीजनशिप यहाँ कैंसिल हो गई, तो आपने दोबारा यहाँ एप्लीकेशन दी, अपना कारण बताया, तो आपको अगर स्टेट वापस सिटीजनशिप दे देती है तो ये होगी सिटीजनशिप बाय रिजम्पशन। रीगेनिंग नेशनलिटी वंस लॉस्ट, किसी की नेशनलिटी खत्म हो गई थी, दोबारा मिल गई है, रिजम्पशन। नेक्स्ट है बाय सब्जेक्शन और बाय सब्जुगेशन। नेक्स्ट क्या तरीका है सिटीजनशिप लेने का? बाय सब्जेक्शन या बाय सब्जुगेशन। ये क्या है? रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय अ स्टेट थ्रू कंसेंट और एनेक्सेशन आफ्टर अ मिलिट्री विक्ट्री। लेट अस सपोज इंडिया पाकिस्तान का ये वाला पोर्शन जो है ये अपने कब्जे में ले लेता है, तो एनेक्सेशन आफ्टर मिलिट्री विक्ट्री बोलेंगे इसको। तो यहाँ के जो भी सिटीजन्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया की नेशनलिटी मिल जाएगी। दोनों में फ़र्क क्या है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा एरिया है और ट्रीटी करके, ठीक है, ट्रीटी करके या अच्छा ट्रीटी वाला आगे है, अभी ये क्या है बाय सब्जेक्शन। क्या है बाय सब्जेक्शन? है अगर एनेक्सेशन से या कन्क्वेस्ट करके आप किसी एरिया को अपने अंडर लेते हैं तो वहाँ के सिटीजन जो हैं वो आपके सिटीजन हो जाएंगे। मींस इंडिया पाकिस्तान के किसी पार्ट को जीत लेता है तो उस पार्ट के सारे सिटीजन जो हैं वो इंडिया के हो जाएंगे। कैसे? बाय सब्जेक्शन और बाय सब्जुगेशन। नेक्स्ट है बाय सेशन। सेशन का मतलब है जब ट्रांसफर ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद म्यूचुअल कंसेंट यूजुअली थ्रू अ ट्रीटी। ये एक पीसफुल मेथड है सिटीजनशिप एक्वायर करने का, मतलब ये पीसफुल मेथड है। सेशन, सेशन क्या हो गया? ये वाला पोर्शन जो है ये पाकिस्तान के पास था, तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी की कि ये वाला पोर्शन आप हमें दे दो, पाकिस्तान एग्री हो गया, तो इस पोर्शन में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो आप इंडियंस होंगे, ठीक है। तो ये मेन तरीके यही हैं, मेन तरीके कौन से? यही हैं। फर्स्ट बाय बर्थ, जस्ट सोलाई, जस्ट सिंगुइनस। एक, आप मिट्टी पे पैदा होते हैं, दूसरा आपके पेरेंट्स किस मिट्टी के थे। बाय नेचुरलाइजेशन चार तरीके हैं, एप्लीकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, रेजिडेंस। बाय रिजम्पशन, सिटीजनशिप चली गई थी, नेशनलिटी चली गई थी, दोबारा आपको मिल गई। बाय सब्जेक्शन या बाय सब्जुगेशन, जब एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट का कोई एरिया कन्क्वेस्ट कर लेती है मिलिट्री विक्ट्री से, उस एरिया के सिटीजन्स जो हैं वो जीतने वाली कंट्री के हो जाते हैं। बाय सेशन, जब कोई टेरिटरी ट्रांसफर होती है थ्रू ट्रीटी। पीसफुल मोड ऑफ इक्विजिशन कौन सा है? सेशन। नेक्स्ट बाय ट्रांसफर ऑफ टेरिटोरी, ये वही हो गया ऊपर। ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी मींस चाहे वो कैसे भी ट्रांसफर हुई हो। ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी दो तरह की होगी, एक सब्जेक्शन से, दूसरी सेशन से। एक जीत के लिए है, दूसरी सुलह से ली है, कंसेंट से ली है। तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन। ये क्या है? 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ऑप्शन दिया गया, आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाइए या पाकिस्तान में करवाइए। तो ये क्या था? बाय रजिस्ट्रेशन। चूजिंग नेशनलिटी व्हेन बॉर्डर्स चेंज। चलिए आगे हम बात करेंगे नेशनलिटी लूज करने के, लॉस करने के क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट है रिनंसिएशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मोड है जिससे नेशनलिटी लॉस होती है।
तो रेनन्सिएशन, जब अपनी मर्जी से कोई किसी स्टेट की सिटीजनशिप को छोड़ देता है। डेप्रीवेशन, जब जोर जबरदस्ती आपकी सिटीजनशिप ले ली जाती है। सब्स्टिट्यूशन, जब आप दूसरी कंट्री के सिटीजन हो जाते हैं तो पहले वाली कंट्री की सिटीजनशिप या नेशनलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। मैरिज या डाइवोर्स, आपने यूएसए की लड़की से शादी की तो यूएसए की सिटीजनशिप मिल गई बाय मैरिज, ठीक है। इंडिया में आपने यूएसए की लड़की कोई लाई, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई थी, तो डाइवोर्स हो गया तो सिटीजनशिप खत्म हो गई, ठीक है। तो मैरिज से कैसे, जो मैरिज आपने वहां की लड़की यहाँ लाई, यूएसए की सिटीजनशिप उसकी खत्म हो गई, या इंडिया की लड़की को यूएसए चली गई तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई। तो 4 तरीके हमने पढ़े। रिनंसिएशन, जब मर्जी से कोई देता है सिटीजनशिप। डेप्रीवेशन, जब छीन ली जाती है। सब्स्टिट्यूशन, एक दूसरी जगह आपने सिटीजनशिप ले ली, ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो गई, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट है मैरिज से या डाइवोर्स से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ ऑन नेशनलिटी। क्या नेशनलिटी के ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ है? तो जी हाँ, UDHR ऐसे ही पूछा जाएगा, फुल फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। तो UDHR की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 15 कहता है कि राइट टू नेशनलिटी आपका फंडामेंटल राइट है, आपसे कोई भी नेशनलिटी या राइट्स जो हैं वो छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि राइट टू नेशनलिटी आपका फंडामेंटल राइट है, आपकी नेशनलिटी, आपके राइट्स हैं वो कोई भी नहीं ले सकता। आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये हमने नेशनलिटी के बारे में जान लिया। पहले हमने बेसिक क्या है नेशनलिटी, उसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं, एक्वायर करने के तरीके क्या क्या हैं, और नेशनलिटी लेने के तरीके क्या क्या हैं, नेशनलिटी छोड़ने के तरीके क्या क्या हैं। उसके बाद हमने इंटरनेशनल लेवल पे बात की कि UDHR का आर्टिकल 15 बात करता है कि नेशनलिटी राइट है, फंडामेंटल राइट है किसी भी इंडिविजुअल का। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस लेक्चर को डीपली समझने के लिए, या ये आपको पता ही होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में हर जगह पूछी जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए। नेशनलिटी और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है? तो नेशनलिटी जो है ये इंटरनेशनल लेवल के स्फेयर पे यूज़ होता है और सिटीजनशिप म्यूनिसिपल लॉ के स्फेयर में यूज़ होता है। तो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेशनलिटी इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है और सिटीजनशिप जो अपनी स्टेट के म्यूनिसिपल लॉ के स्फेयर में यूज़ किया जाता है। म्यूनिसिपल लॉ क्या हो गए? एक कंट्री के अपने लॉ जो है। सिटीजन्स, जब आपको सिटीजन मिल जाती है तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको वोट देने का राइट है, आपको इलेक्शन लड़ने का राइट है, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, आप एजुकेशन ले सकते हैं, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ ले सकते हैं सरकार की, आप जॉब कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। ये फ़ायदे हैं सिटीजन्स के। तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप में फ़र्क थोड़ा सा ही है, टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। ऑल नेशनल्स आर नॉट सिटीजन्स, जितने भी नेशनल्स हैं वो सारे सिटीजन्स नहीं होते, बट सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं वो नेशनल्स होंगे। मींस इंडिया के सारे सिटीजन्स क्या इंडिया के नेशनल्स होंगे? यस, इंडिया के सारे सिटीजन्स जो हैं वो इंडिया के नेशनल हैं। इंडिया के सारे नेशनल्स जो हैं क्या वो इंडिया के सिटीजन्स हैं? नहीं, बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के नेशनल्स हैं, वो बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हैं, ज़माने से रह रहे हैं, तो यहाँ उनका आधार नहीं बना होगा, यहाँ उनका डोमिसाइल नहीं होगा, कितनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो इंडिया के सारे नेशनल्स जो हैं वो सिटीजन्स नहीं होंगे, बट सारे सिटीजन्स इंडिया के जो हैं वो नेशनल्स होंगे। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाएगी, आ सकती है। तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप में आपको डिफरेंस पता चल गया। अगर आपके पास नेशनलिटी या सिटीजनशिप नहीं है तो इस कंडीशन को बोला जाएगा स्टेटलेसनेस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटलेसनेस मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जब अ पर्सन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल बाय एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का अगर वो नेशनल नहीं है उसके कानून के अंडर, तो वो कंडीशन को बोलेंगे हम स्टेटलेसनेस।
ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई कानून है? तो आर्टिकल 1 है जो 1954 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ स्टेट लेस पर्सन। तो स्टेट लेस पर्सन के लिए कोई कानून है इंटरनेशनल लेवल पे? जी हाँ है। कौन सा? 1954 का कन्वेंशन है। किसके रिलेटेड है? स्टेटस ऑफ स्टेट लेसनेस पर्सन पे। उसका आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है। ठीक है, 1954 के कन्वेंशन का आर्टिकल 1 जो है वो किसके रिलेटेड है? वो है स्टेट लेस पर्सन के रिलेटेड है। थोड़ा और आगे इसकी एग्जांपल्स देखेंगे आपको पता चलेगा। रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या एक मुस्लिम का माइनॉरिटी सेक्शन था म्यांमार में, बर्मा में। तो उनसे सिटीजनशिप के राइट छीन लिए गए थे। कौन से एक्ट के तहत? 1982 का म्यांमार सिटीजनशिप लॉ पास हुआ। म्यांमार बर्मा का एक एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, म्यांमार सिटीजनशिप लॉ 1982। उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ का माइनॉरिटी ग्रुप है रोहिंग्या मुस्लिम, रखाइन वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है रखाइन। तो रखाइन में ये लोग रहते थे, रोहिंग्या रखाइन में। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था रखाइन। तो रखाइन नाम की जगह है कहाँ? रखाइन स्टेट ऑफ बर्मा, जहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते थे। 1982 में इनकी सिटीजनशिप छीन ली गई, इनकी नेशनलिटी छीन ली गई। ये स्टेटलेस हो गए। लैक ऑफ नेशनलिटी फ्रॉम म्यांमार या किसी भी कंट्री की इनके पास आज नहीं है। तो जब नेशनलिटी चली जाती है तो ना तो वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी मिलती, ना हेल्थ केयर मिलती, ना एम्प्लॉयमेंट मिलती, ना वहाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता। तो ये लोग वहाँ से निकल गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ इंडिया में चले गए। इंडिया में आज भी आपने देखा है कि कासिम नगर में नरवाल में एक पूरे का पूरा मोहल्ला है इनका, रोहिंग्याज का। ठीक है, वहाँ ये लोग रहते हैं इंडिया में, इलीगल तरीके से रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्या है, ये आपको आज के लेक्चर में पता चल जाएगा। क्या ये इलीगल हैं, लीगल हैं, क्या है? अभी तक आपको पता चला कि ये स्टेट लेस हैं, इनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, कोई नेशनलिटी नहीं है। दूसरी एग्जांपल है खुर्द इन सीरिया। सीरिया का 1962 का सेंसस हुआ, जहां खुर्द जो थे इनको स्टेटलेस करार दिया, इनकी नेशनलिटी ले ली। 1,20,000 खुर्द कम्युनिटी के लोग जो थे ये स्टेटलेस हो गए, और आज भी जो इनके बच्चे हैं आगे वो स्टेटलेस हैं। तो दो एग्जांपल्स आपको पता चल गई, एक रोहिंग्या और दूसरा खुर्द कम्युनिटी ऑफ सीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूशियन सिटीजनशिप। नहीं, ये सॉरी, मैं टाइपिंग एरर हो गया है। मैं एक एग्जांपल डालना चाह रहा था कार्ल मार्क्स की, तो मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा। यहाँ कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, सोशलिज्म वाले, कम्युनिज्म वाले हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स के पास सिटीजनशिप कहाँ की थी? प्रूशिया की सिटीजनशिप थी, प्रूशिया की सिटीजनशिप थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने डाला है। तो प्रूशिया की सिटीजनशिप थी। बाई बर्थ वो प्रूशिया के सिटीजन थे, बट सरकार के खिलाफ उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, उनको निकाल दिया गया। और एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा था कि कार्ल मार्क्स की जब डेथ होती है 1883 में, तो वो किस स्टेट के सिटीजन थे? तो वो एक स्टेट लेस पर्सन थे। ठीक है, तो स्टेट लेस में हमने 3 एग्जांपल्स देखी, रोहिंग्या की, खुर्द कम्युनिटी की और कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए माइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स क्या होते हैं। तो माइग्रेंट एक ब्रॉड टर्म है फॉर पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइदर विद इन द कंट्री या अक्रॉस द बॉर्डर। कश्मीरी माइग्रेंट्स का आपने केस देखा, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स कश्मीर से माइग्रेट होके इंडिया के अलग अलग एरियाज में रहने लगे, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। अगर ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले जाते तो इसको हम बोलते इंटरनेशनल माइग्रेशन। फिर इमिग्रेंट्स क्या होगा? माइग्रेंट एक ब्रॉड टर्म है और इसी की स्पेसिफिक टाइप है माइग्रेंट, स्पेसिफिक टाइप है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइग्रेंट जो किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं परमानेंटली और वहां जाके ये रहते हैं। तो पता चल गया माइग्रेंट और इमिग्रेंट। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकले, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपने कंट्री के अंदर एक एरिया से दूसरी जगह अगर वो डिस्प्लेस होकर चला जाता है तो उसको माइग्रेंट कहते हैं। अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में परमानेंट रहने के लिए चला जाता है तो वो इमिग्रेंट हो जाता है। ठीक है, उस कंट्री के लिए।
नेक्स्ट क्या है, आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से डिस्प्लेस हुए, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर में रहने लगे, उनको हम आईडीपी भी कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन भी कहते हैं। वन हु लेफ्ट हिज होम प्लेस बट नॉट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी होम प्लेस जिसने छोड़ दी है लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं की, उसको हम क्या बोलेंगे, आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। माइग्रेंट्स की कैटेगरी में भी वो आता है बट इमिग्रेंट वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी क्या है, एक इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन या कोई माइग्रेंट या इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जब तक वो अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर है उसको हम रिफ्यूजी नहीं बोलेंगे। जब वो दूसरी कंट्री में चला जाता है तो उस कंट्री के लिए वो रिफ्यूजी है। अ रिफ्यूजी इज अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर कंट्री, जिनको जो मजबूर हो जाते हैं अपना मुल्क छोड़ने के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, उनकी जान पे कोई खतरा है, वार की वजह से या वायलेंस की वजह से। अब वो वापस कभी नहीं आते, तो दूसरी कंट्री में वो रहते हैं, तो वो रिफ्यूजी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है असाइलम सीकर। ये क्या है, एक पर्सन जो जम्मू कश्मीर से निकला, वो सपोज करो वो जाना चाह रहा है कहाँ, चाइना, वो जाना चाह रहा है चाइना। जब तक वो इंडिया में था, असम बॉर्डर पे था या अरुणाचल प्रदेश में था, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है या माइग्रेंट है। इस कंट्री में वो जब तक इस कंट्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो माइग्रेंट ही है या आईडीपी है। अगर यहाँ से वो इस इंटेंशन से जा रहा है कि मुझे चाइना जो है वो मुझे पनाह देगा मीन्स असाइलम देगा, तो इसको हम बोलेंगे असाइलम सीकर। इसको क्या बोलेंगे हम, असाइलम सीकर। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एक इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन चाहता है, बट अभी तक उसकी क्लेम, जो उसका क्लेम है रिफ्यूजी का स्टेटस का, वो अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी वो अपनी कंट्री की बॉर्डर पे ही है। ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दलाई लामा को सब जानते हैं, एक स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे तिब्बत के। तो 1959 में दलाई लामा स्टेट के खिलाफ, चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, कम्युनिटी को इकट्ठा किया हुआ था। तो चाइना को इनसे खतरा लग रहा था, तो चाइना ने दलाई लामा को मारने की कोशिश की। दलाई लामा 14th नंबर के हैं। दलाई लामा नाम नहीं है, ये एक पोस्ट होती है, स्पिरिचुअल पोस्ट होती है। ठीक है। नाम इनका क्या था, टेंजिन यट्सो। तो 1959 के मार्च में इनको पता चला कि इनको मारने वाली है चाइना गवर्नमेंट, तो ये वहां से भाग जाते हैं। तिब्बत में रहते थे, तो तिब्बत की कैपिटल है लासा। तिब्बत की कैपिटल लासा को ये छोड़ते हैं 17 मार्च 1959 में। जब ये अपनी कैपिटल को छोड़ देते हैं तो इनको हम कह सकते हैं आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। फिर ये साउथ चाइना को क्रॉस करते हैं, हुट से जोंग से होते हुए सोना जाते हैं, और वहां से ये 31 मार्च को खेनजिमना पास से होते हुए तवांग के पास पहुंचते हैं। याद रखना, तवांग क्या है, अरुणाचल प्रदेश, हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग। तवांग में एंट्री नहीं हुई इनकी, तवांग के पास हैं। जब ये तवांग के पास हैं तो इन्होंने एक लेटर लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मेरी जान को खतरा है और मुझे असाइलम चाहिए इंडिया में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस लेटर का जवाब दिया, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा जहां वो थे वहां पास में, और इनको लेकर आओ। तो जब तक परमिशन इंडिया से नहीं मिली तो इनको असाइलम सीकर बोला गया। उसके बाद इंडिया के ऑफिशियल वहां गए, सिक्योरिटी के साथ इनको लिया, और ये इंटर हुए कहाँ, ये इंटर हुए तेजपुर असम में। तेजपुर असम में, याद रखना, दलाई लामा अरुणाचल से इंटर नहीं हुए थे, अरुणाचल के पास तवांग से उन्होंने लेटर लिखा था, बट एंट्री इनको असम से मिली थी, तेजपुर से। जब ये इंडिया में असम के इंटर हो गए असम में, तो इनको बोला जाने लगा रिफ्यूजी। तो पता चल गया इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कैसे असाइलम सीकर बना, असाइलम सीकर के बाद वो रिफ्यूजी बना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाइनली असाइलम दे दिया, इनको पनाह दे दी। कहाँ दे दी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, और इसको बोलते हैं असाइलम। तो आपको पता चल गया इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन होते हैं, जो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हैं, एक ही कंट्री में। ठीक है।
और अगर वो बॉर्डर के एंड पे पहुंच के दूसरी कंट्री से वो पनाह मांगते हैं तो असाइलम सीकर, दूसरी कंट्री में इंटर हो गए तो रिफ्यूजी, उनको पनाह मिल गई, जगह मिल गई रहने की तो असाइलम मिल गया। तो असाइलम हम देखेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हु इज अ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी क्या है, नेशनलिटी में ही पढ़ रहे हैं, चीजें ये जरूरी हैं आगे वाले 2 पार्ट के लिए। तो रिफ्यूजी क्या है, एक ऐसा पर्सन, हमने पढ़ लिया ऊपर, बट इसको टेक्निकल वे में देखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्यूजी एक ऐसा पर्सन है, रिफ्यूजियों के लिए एक कन्वेंशन है, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, एग्जाम में पूछा जाएगा। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, उसका आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है कि रिफ्यूजी कौन है। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 रिफ्यूजी के बारे में बात करती है। आर्टिकल 1 बात करता है कि रिफ्यूजी कौन होगा। रिफ्यूजी के लिए 6 क्राइटेरिया बताती है ये कन्वेंशन। एक ऐसा पर्सन जिसको डर हो परसिक्यूशन का, उसको मारा जा सकता है, उसको हरास किया जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, उसकी परसिक्यूशन की जा सकती है। कैसे? नंबर 1 रेस, नंबर 2 रिलीजन, नंबर 2 नेशनलिटी की वजह से, नंबर 3 पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, नंबर 4 मेंबरशिप ऑफ सोशल ग्रुप। 5 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं ये टोटल सारी। 6 के 6 क्राइटेरिया हैं, 7वां नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज भी यही 6 हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? रिफ्यूजीज के लिए कोई कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है। कब का? 1951 का। इसका कौन सा आर्टिकल बात करता है रिफ्यूजी कौन होगा? आर्टिकल 1। कौन बंदा होगा? जिसको परसिक्यूशन का डर होगा। कौन कौन सा परसिक्यूशन? उसकी रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, नेशनलिटी की वजह से। 3 पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 पॉलिटिकल ओपिनियन 4, और मेंबरशिप ऑफ सोशल ग्रुप, किसी सोशल ग्रुप का वो पर्सन है। जैसे हुरियत एक सोशल ग्रुप है, अलग अलग सोशल ग्रुप होते हैं, तो किसी एक सोशल ग्रुप का वो ओपिनियन है, पर्सन है, तो वो सरकार के खिलाफ बात करता होगा, उसको खतरा है। तो ये वाले 5 क्राइटेरिया हैं, यही 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं 5 हैं। इन 5 के अलावा कोई भी और क्राइटेरिया नहीं है एक पर्सन को रिफ्यूजी कहने का, यूएन कन्वेंशन 51 वाले के हिसाब से, ठीक है। रिफ्यूजी कौन है? एक पर्सन जो ये जिसको डर है परसिक्यूशन का, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन या मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप का वो पार्ट हो सकता है। कौन सा आर्टिकल बात करता है? 1। और वो उस अपनी कंट्री में नहीं है, आउटसाइड ऑफ नेशनलिटी है वो, और वो वापस नहीं आना चाहता अपनी कंट्री में, तो इसको कहेंगे हम रिफ्यूजी, ठीक है। रिफ्यूजी की कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं? 2 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, पता होना चाहिए। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन जिसकी अभी बात की है, इसको हम जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1951 ऑन रिफ्यूजी भी कहते हैं। कब अडॉप्ट की गई थी? 28 जुलाई 1951 में जिनेवा में, ठीक है। केम इनटू फोर्स कब हुई है? 22 अप्रैल 1954, याद रखना। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है? इसमें वही क्राइटेरिया है। आर्टिकल 1 कहता है रिफ्यूजी कौन होगा? जिसको डर होगा परसिक्यूशन का, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन और मेंबरशिप ऑफ सोशल ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। जब ये फाइनल स्टार्टिंग में जब ये साइन हुई ये कन्वेंशन, तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन रिफ्यूजीज के लिए थी। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत सारे यूरोपियन रिफ्यूजीज थे जिनको परसिक्यूशन का डर था, तो वो अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे, तो ये कन्वेंशन उनके लिए बनाई गई कि ये 5 क्राइटेरिया वाले जो यूरोपियन रिफ्यूजी हैं, सिर्फ यूरोप के, वो किसी भी स्टेट में जाके असाइलम मांग सकते हैं। कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? 150 कंट्रीज ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंडिया ने साइन किया था? बिग नो, नहीं किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा इंडिया ने साइन किया होगा, क्योंकि दलाई लामा का केस सब जानते हैं, और भी हमारे काफी सारे यहाँ रिफ्यूजी रहते हैं, तो नहीं, ये साइन नहीं किया। क्यों, कैसे रहते हैं वो हम आगे बात करते हैं। की प्रिंसिपल क्या है इसके? आर्टिकल 1 बात करता है रिफ्यूजी कौन होगा, 5 क्राइटेरिया वाला जो हमने ऊपर बात की। आर्टिकल 33 कहता है, बात करता है नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल के बारे में। नॉन
रिफोलमेंट प्रिंसिपल। नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल क्या है? नॉन रिफ्यूलमेंट प्रिंसिपल ये क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी रिफ्यूजी अगर आपकी कंट्री में आता है तो वो वहां रह सकता है, आप उसको वापस नहीं भेजेंगे। रिफ्यूजी कांट बी सेंट बैक टू अ कंट्री वेयर देयर लाइफ एंड फ्रीडम इज थ्रेटेंड। उसको आप वापस नहीं भेज सकते, आपको उसको वहां पनाह देनी है। वहां आप उसको राइट टू वर्क देना है, आपने राइट टू एजुकेशन देना है, पब्लिक रिलीफ देना है, लीगल प्रोटेक्शन देना है। तो ये है क्या? रिफ्यूजी कन्वेंशन या जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1951 केम इनटू फोर्स हुआ 1954 में। यूरोपियन रिफ्यूजीज के लिए था स्टार्टिंग में, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं था। 150 कंट्रीज ने साइन किया। आर्टिकल 1 5 बातें करता है कौन रिफ्यूजी होगा। 33 प्रिंसिपल बात करता है नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल की। ठीक है, नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल मींस आप किसी रिफ्यूजी को वापस नहीं भेज सकते जहां उसकी जान को खतरा है। आर्टिकल 33 आपको उसको देना होगा राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक रिलीफ और लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद इसी कन्वेंशन को अमेंड किया गया। इसी कन्वेंशन को अमेंड किया गया 1967 प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कन्वेंशन क्या होता है? कोई ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग कंट्रीज साइन करती हैं वो कन्वेंशन होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी कन्वेंशन को अमेंड किया जाए, जैसे इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 368। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी कन्वेंशन को अमेंड करते हैं तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो 1967 का प्रोटोकॉल रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी क्या है? मींस 1951 का कन्वेंशन जो है वो अमेंड हुआ है। कब? 1967 में। कब अडॉप्ट हुआ ये? 31 जनवरी 1967 में, और 4 अक्टूबर 1967 को ये केम इनटू फोर्स आया। इसने क्या किया? पहले सिर्फ बात थी यूरोपियन रिफ्यूजी की, अब इन्होंने ज्योग्राफिकली पूरी दुनिया के लिए ये एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, मेड द रिफ्यूजी डेफिनेशन टू यूनिवर्सल। तो कौन से प्रोटोकॉल ने रिफ्यूजी डेफिनेशन को यूनिवर्सल बनाया था? 1967 के प्रोटोकॉल ने, जिसने अमेंड किया था 1951 की के यूएस जिनेवा कन्वेंशन को, कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। इंडिया इसका मेंबर सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, इंडिया और रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। क्या इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन किए हैं? तो 1951 का कन्वेंशन हो या 1967 का प्रोटोकॉल हो, मींस इसका अमेंडमेंट हो, इंडिया ने साइन नहीं किया। फिर भी इंडिया होस्ट करता है बहुत सारे रिफ्यूजी। तिब्बतियन रिफ्यूजी दलाई लामा के साथ हजारों में यहाँ लोग रह रहे हैं, हमने पनाह दी है धर्मशाला में। श्रीलंका के तामिल्स, तमिलनाडु के कुछ लोग जो तामिल हैं श्रीलंका में रहते थे, वहां उनको थ्रेट मिली तो उनको वो एज रिफ्यूजी इंडिया में रह रहे हैं, उनको श्रीलंकन तामिल कहते हैं। रोहिंग्याज यहाँ रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं। अफगान्स बहुत सारे यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे रह रहे हैं? इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट। नॉन रिफोलमेंट, नॉन रिफोलमेंट ट्रीटी तो साइन नहीं की हुई, बट हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट को फॉलो करते हैं। क्या है ये प्रिंसिपल? ये बात करता है अगर आपकी कंट्री में कोई पर्सन आता है एज ए रिफ्यूजी जिसकी जान को खतरा है पेरेंट कंट्री में, आप उसको वापस नहीं करेंगे। ये एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन है, एक इंसानियत के नाते हम ये काम करते हैं। कोई भी लीगल बाइंडिंग हमारे पास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रिफ्यूजी इन इंडिया आर मैनेज, कैसे मैनेज किए जाते हैं? थ्रू एडॉक गवर्नमेंट पॉलिसीज, थ्रू एडॉक गवर्नमेंट पॉलिसीज। एडॉक लेक्चरर लगते हैं ना कुछ टाइम के लिए, वो परमानेंट मेंबर, परमानेंट जॉब नहीं होती। ऐसे एडॉक गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा किए जाते हैं, नॉट अ डेडिकेटेड रिफ्यूजी लॉ। हमारे पास कोई डेडिकेटेड रिफ्यूजी लॉ नहीं है। तो ये हमने डिटेल में कवर किया नेशनलिटी को। नेशनलिटी हमने समझा क्या होगा। फिर नेशनलिटी के बाद हमने उसके तरीके नेशनलिटी लेने के, लॉस करने के। फिर अब नेशनलिटी और सिटीजनशिप में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। सिटीजनशिप कौन है, नेशनल कौन है। फिर स्टेटलेसनेस कौन है पता होना चाहिए। माइग्रेंट कौन है पता होना चाहिए। आईडीपी, रिफ्यूजी, असाइलम सीकर, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। जब हमने रिफ्यूजी पढ़े, असाइलम सीकर पढ़े और यूएस
और यूएन कन्वेंशन पढ़ा रिफ्यूजी पे, उसका प्रोटोकॉल 1967 का पढ़ा। तो मेरे हिसाब से हमें एक्स्ट्राडिशन पढ़ने से पहले हमें असाइलम पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि असाइलम हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया है। फिर हम एक्स्ट्राडिशन पे आते हैं। तो असाइलम क्या है? असाइलम है प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय अ स्टेट टू अ फॉरेन इंडिविजुअल। किसी फॉरेन इंडिविजुअल को हमने, अगर कोई कंट्री प्रोटेक्शन देती है against the jurisdiction of their own state where they are persecuted politically, religiously or humanitarian reason। ठीक है। असाइलम हम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दलाई लामा की। दलाई लामा पहले वहां से आए, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन बने, असाइलम सीकर बने, हमने असाइलम दे दिया धर्मशाला में। तो कोई भी पर्सन जिसको पॉलिटिकली, रिलीजियस के बेसिस पे या ह्यूमैनिटेरियन रीजन के बेस पे खतरा हो उसकी जान को, तो वो असाइलम ले सकता है। यहाँ दो क्वेश्चन है। हर स्टेट के पास राइट है, राइट ऑफ स्टेट है टू ग्रांट असाइलम। हर स्टेट के पास अपना राइट है भाई, वो देना चाहे वो दे सकती है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकती। ऐसे इंडिविजुअल के पास भी राइट है, वो किसी से भी असाइलम मांग सकता है। तो इट इज बोथ अ राइट ऑफ स्टेट टू ग्रांट असाइलम एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल टू सीक असाइलम। तो कब ये असाइलम सीकर बने हमने पढ़ लिया। अब असाइलम दो तरह के होते हैं, एक टेरिटोरियल असाइलम होता है, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम होता है, जिसको डिप्लोमेटिक असाइलम भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? अगर दलाई लामा इंडिया में आए तो इंडिया ने उनको असाइलम दे दिया। कहाँ दिया? इंडिया की टेरिटरी के अंदर दिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर हमने असाइलम दे दिया, तो ये क्या है? ये है टेरिटोरियल असाइलम। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम देना या डिप्लोमेटिक असाइलम देना। तो इंडिया के डिप्लोमेट्स अलग अलग जगह होते हैं, इंडिया की एम्बेसीज होती हैं हर जगह, यूएसए में है, पाकिस्तान में है, हर जगह है। तो उस कंट्री के एम्बेसीज के अंदर भी हम उसको असाइलम दे सकते थे। कोई भी कंट्री अपनी एम्बेसी के अंडर भी दे सकती है असाइलम। तो इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या डिप्लोमेटिक असाइलम। या एम्बेसीज के अंदर दे सकते हैं या कंसुलेट्स के अंडर दे सकते हैं। कंसुलेट्स क्या होते हैं? जैसे इंडिया में यूएसए की कोई यूएसए की इंडिया में यूएसए की एम्बेसी कहाँ होगी? इंडिया की कैपिटल में होगी यूएसए की असेंबली। तो इंडिया की बाकी स्टेट्स के अंडर भी इनके ऑफिस होंगे छोटे छोटे, उसको बोलेंगे कंसुलेट्स। ठीक है। उसके बाद वारशिप्स या एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में अगर हम देते हैं असाइलम, जो इंडिया का एयरक्राफ्ट होगा इंडिया की टेरिटरी के बाहर, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। वारशिप में अगर असाइलम देते हैं, दे सकते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। तो एम्बेसीज या कंसुलेट्स में अगर हम देते हैं असाइलम, तो वो होगा डिप्लोमेटिक असाइलम या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। जनरली नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ एक्सेप्ट लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका में इंटरनेशनल लॉ में ये बात होती है और मोस्टली नहीं होता। असाइलम के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क है क्या? हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको हमने ऊपर बात की है, उसका आर्टिकल 14 कहता है राइट टू सीक एंड एंजॉय असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। आर्टिकल 15 क्या कहता था? आप मुझे बात करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। आर्टिकल 14 कहता है कि हर पर्सन के पास राइट टू सीक एंड एंजॉय असाइलम है, आर्टिकल 14 के अंडर। 1951 का जो रिफ्यूजी का कन्वेंशन हमने पढ़ा और उसका अमेंडमेंट जो कि प्रोटोकॉल 1967 का पढ़ा, वहां भी रिफ्यूजी की डेफिनेशन है, रिफ्यूजी की बात की है, 5 तरीके बताए हैं और वही रिफ्यूजी असाइलम लेंगे। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, स्टेट्स हैव सोवरेनिटी टू ग्रांट असाइलम। कोई भी स्टेट सोवरन है वो असाइलम दे सकती है, बट वो उसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, एक्सेप्ट नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, अगर वो नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल को मानती है तो वो देगी। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट क्या है? हम पढ़ चुके हैं ये भी। तो एक रिफ्यूजी जो असाइलम लेना चाहता है उसको एसाइली कहेंगे, उसको हम वापस नहीं भेज सकते उसकी अपनी कंट्री में, क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है, उसको मारा जा सकता है। कोडिफाइड इन आर्टिकल 33 में बात की गई है 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन में, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो असाइलम हमने पढ़ लिया, नेशनलिटी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन क्या है? एक्स्ट्राडिशन अगर है रिक्वेस्ट टू हैंड अवर क्रिमिनल अफेंडर। अगर हमें चाइना रिक्वेस्ट करता कि आप हमें दलाई लामा को वापस दे दो, हालांकि हमारे रिलेशन खराब हुए थे इसकी वजह से चाइना के साथ, तो हम वापस कर देते, तो वो होता एक्स्ट्राडिशन। अगर हमने वापस उनको नहीं दिया, हमने असाइलम दे दिया, तो ये था असाइलम। ठीक है,
तो एक्स्ट्राडिशन को अब हम डिटेल में कवर करते हैं। समझ तो आपको आ गया होगा। एक्स्ट्राडिशन क्या है? सरेंडर ऑफ एन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन बाय वन स्टेट टू अनदर वेयर क्राइम वाज कमिटेड और jurisdiction exist based on treaties या म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द स्टेट्स। मीन्स हमारा जो पर्सन विजय था वो यहाँ फ्रॉड करके यूएसए चला गया, तो अगर यूएसए हमें वापस भेजती है तो वो होगा एक्स्ट्राडिशन। क्यों करते हैं एक्स्ट्राडिशन? टू एंश्योर क्रिमिनल डोंट एस्केप पनिशमेंट बाय फ्लीइंग अक्रॉस कंट्री। ये जरूरी है, नहीं तो हर कोई पर्सन क्राइम करेगा दूसरी कंट्री में भाग जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए, क्रिमिनल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। इसके लिए लीगल बेसिस हैं, हाँ ट्रीटीज होती हैं, बाइलेटरल ट्रीटी भी हो सकती है दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक लॉज भी होते हैं अलग अलग कंट्रीज के पास जिनको एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट कहते हैं। एक्स्ट्राडिशन एक्ट अलग अलग कंट्री के। कस्टमरी लॉ भी होते हैं जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है, बट ये कॉमन नहीं है, मोस्टली ट्रीटी बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन, फर्स्ट है डबल क्रिमिनलिटी। डबल क्रिमिनलिटी, डबल क्रिमिनलिटी मीन्स जो विजय है वो इंडिया में पैसे चोरी करके फ्रॉड करके गया है, तो ये इंडिया में एक क्राइम है। तो अगर यूएसए में भी ये एक क्राइम है, यूएसए में भी सेम अगर कोई किसी ने पैसों का फ्रॉड किया है तो ये क्राइम है, तो इसको बोलेंगे हम डबल क्रिमिनलिटी। ठीक है, एक्ट मस्ट बी अ क्राइम इन बोथ द स्टेट। जो उसने काम किया है, अगर उसने मर्डर किया है तो मर्डर अगर यहाँ क्राइम है तो यहाँ भी क्राइम अगर है तो इसको बोलेंगे डबल क्रिमिनलिटी। फिर स्पेशलिटी रूल क्या है? स्पेशलिटी रूल क्या है? स्पेशलिटी रूल है अ पर्सन कैन बी ट्राइड ओनली फॉर द क्राइम फॉर विच एक्स्ट्राडिटेड। यहाँ जो ये विजय था इसने यहाँ 2000 करोड़ का गफला किया, साथ में यहाँ 10 बंदों का मर्डर किया, साथ में इसने और 8-10 काम किए, ये चला गया यूएसए। इंडिया ने रिक्वेस्ट भेजी, इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि इस पर्सन को हमें वापस दे दो, इसने क्राइम किया है, इंडिया ने मेंशन किया इसने 200 करोड़ का फ्रॉड किया है। अब ये वापस आएगा तो इसको जो सजा मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की मिलेगी, 200 करोड़ की जो बात की है, जो फ्रॉड किया है। और ऐसा नहीं है कि 8-10 केसेस में और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये क्या है? ये है स्पेशलिटी रूल। स्पेशलिटी रूल क्या है? पर्सन कैन बी ट्राइड ओनली फॉर द क्राइम फॉर विच एक्स्ट्राडिटेड। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस मींस जो सीरियस ऑफेंस है, किसी ने मर्डर करके कोई भागा है तो वो स्टेट उसको वापस करेगी, कोई टेररिज्म केस में भागा है तो उसको वो स्टेट वापस करेगी, ड्रग ट्रैफिकिंग में कोई भागा है तो ये क्या से ये हैं खतरनाक वाले ऑफेंसेस। किस किस केस में एक्स्ट्राडिशन नहीं हो जाएगी? अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल ऑफेंस किया है, टेररिज्म, वार क्राइम या जीनोसाइड के अलावा, सपोज करो इंडिया में कोई पर्सन है वो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है तो बीजेपी गवर्नमेंट उसको मारना चाहती है, या कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल रहा था तो कांग्रेस उसको मारना चाहती थी, तो ये क्या है? पॉलिटिकल ऑफेंस। तो वो अगर बाहर चला गया है तो उसको वो स्टेट वापस नहीं करेगी। क्यों? यहाँ करेगी तो उसको तो मार दिया जाएगा, तो इस केस में उसको वापस नहीं करना। नो एक्स्ट्राडिशन इफ रिस्क ऑफ टॉर्चर, डेथ पेनल्टी। तो ह्यूमन राइट्स का एंगल अगर हम देखें तो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन भाग के गया है और वापस वो उस कंट्री में आता है तो उसको अगर मार दिया जाएगा जान से या टॉर्चर किया जाएगा तो आप वापस नहीं दोगे। नेशनलिटी एक्सेप्शन, कुछ ऐसी सारी स्टेट्स भी हैं जिनके अपने नेशनल हैं, जैसे पाकिस्तान का कोई नेशनलिस्ट इंडिया में अगर आया था, यहाँ रह रहा था, यहाँ कोई क्राइम किया, पाकिस्तान चला गया, तो वो बोलेंगे ये हमारा सिटीजन है, हम नहीं देंगे वापस। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्राडिशन। कौन कौन से ग्राउंड पे एक पर्सन जो क्राइम करके दूसरी कंट्री में गया है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, आपने याद रखना है। ऐसे ही पॉलिटिकल क्राइम अगर किया है तो वापस नहीं दिया जाएगा, कोई मिलिट्री ऑफेंस किया है तो नहीं दिया जाएगा, जहां उसकी जान को खतरा है तो नहीं दिया जाएगा, या अगर कोई ट्रीटी साइन नहीं है दोनों कंट्रीज में तो वो नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिया में कोई लॉ है ऐसा, तो इंडियाज एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 इंपॉर्टेंट है। इंडियाज एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया टू एक्स्ट्राडाइट और रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव क्रिमिनल बेस्ड ऑन ट्रीटीज, रेसिप्रोसिटी, ड्यूल क्रिमिनलिटी while protecting against misuse in cases of political or military offense। तो 1962 का जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है इसमें इंडिया किसी से भी मांग सकता है, तो इंडिया को बोलेंगे रिक्वेस्ट कंट्री
रिक्वेस्ट करेगी तो जो दूसरी कंट्री है वो उसको वापस करेगी। अगर कोई ट्रीटी हुई है या रेसिप्रोसिटी के बेस पे, मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। ड्यूल क्रिमिनलिटी, जो एक्ट यहाँ किया है वो वहाँ भी क्राइम होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल मिलिट्री ऑफेंसेस को मिसयूज ना हो। इंडिया ने ये जो ट्रीटी है 40+ कंट्रीज के साथ साइन की हुई है, यूएसए और यूके के साथ भी केस की हुई है। इंडिया में कोई ऐसे केस हैं एक्स्ट्राडिशन के क्या? 2 हाई प्रोफाइल केस हैं इंडिया में, विजय माल्या का और नीरव मोदी का। ये दोनों यूके भाग गए थे। क्या किया था? विजय माल्या जो था, इसके ऊपर आरोप लगा था कि 900 करोड़ का बैंक का फ्रॉड करके ये पर्सन भाग गया है यूके। इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि इसको हमें वापस दे दो, तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की एक्स्ट्राडिशन की, ठीक है। क्यों? हमने ट्रीटी साइन की हुई है, यूके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1992 की भी एक उनके साथ। तो यूके ने इसको अरेस्ट किया 2017 में लंदन में। उसके बाद यूके वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट था 2018 में, उन्होंने ऑर्डर किया एक्स्ट्राडिशन का कि इनको इंडिया में दे दो। बाद में यूके के कोर्ट ने 2019 में इसको अपहेल्ड कर दिया। आज के टाइम में क्या स्टेटस है? यूके होम सेक्रेटरी ने अप्रूव किया एक्स्ट्राडिशन को, बट सेम टाइम विजय माल्या ने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया, तो अभी एक्स्ट्राडिशन इसका डिले हो गया है, ये वहीं है, ठीक है। चीजें आपको एग्जाम्पल से और समझ आ गई होंगी। एज ऑफ नो 2025 में वो अभी यूके में है, बट इंडिया ने लीगल तरीके से रिक्वेस्ट की हुई है उसके एक्स्ट्राडिशन की। दूसरा है नीरव मोदी का केस। ये एक डायमंड बिजनेसमैन था जो 13,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम किया था 2018 में और भाग गया था। इसको भी लंदन में अरेस्ट कर लिया था। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया एक्स्ट्राडिशन की अंडर यूके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ 1992, ठीक है। यूके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट 2021 रूल्ड इन फेवर ऑफ एक्स्ट्राडिशन, कंफर्म्ड बाय यूके हाई कोर्ट 2022 में ये कंफर्म कर दिया। बट नीरव मोदी ने अब फिर से अपील कर दी यूके के सुप्रीम कोर्ट में, विच रिफ्यूज टू हेयर हिज केस। 2022 में इसका केस रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए, और इन्होंने असाइलम के लिए भी एप्लीकेशन दे दी, जिसकी वजह से एक्स्ट्राडिशन जो है वो डिले हो गया, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में डिटेल में कवर कर लिया। नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी के लीगल बेसिस देख लिए, नेशनलिटी एक्वायर करने के, लूज करने के सारे तरीके, जस्ट सोलाई, जस्ट सिंगुइनस, सब चीज़ें डिटेल में कवर की। हाँ, ये सारी रिफ्यूजी, असाइलम सीकर, ये सारी टर्म्स हमने डिटेल में कवर की। उसके बाद हमने एक्स्ट्राडिशन और असाइलम को भी कवर किया, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो इसके बाद हम इन 3 टॉपिक्स के टॉप MCQs देखेंगे, फिर हम जो फर्स्ट वाला यूनिट है उसका लास्ट सेक्शन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।